Welcome to Transition Protocol. Today is ट्रांजिशन Saturday, प्रोटोकॉल में 25th of आपका July. स्वागत है। This is not a day आज that शनिवार we usually 25 meet, जुलाई है। but everyone आमतौर पर knows हम इस दिन what's नहीं going मिलते, on in the world. लेकिन दुनिया में What is क्या going चल on in रहा the है world ये is सब a जानते lot हैं। of, और दुनिया में जो चल potential रहा है वह military संभावित सैन्य activities गतिविधियों that का could एक बड़ा destabilize सिलसिला the है entire जो पूरे मध्य Middle पूर्व को East, अस्थिर the कर सकता entire है। West Asia, पूरे पश्चिम the एशिया theater के where उस the क्षेत्र US को and Iran have जहां fought अमेरिका in और that ईरान war a long लंबे time, समय से संघर्ष where में the उलझे हुए हैं, MOU has जहां been अमेरिका की completely, कार्रवाइयों ने एमओयू को completely लगभग पूरी killed तरह खत्म कर by दिया है। actions of मेरे the साथ United मेरे States. प्रिय सहयोगी पेपे And I एस्कोबार have और with लैरी me जॉनसन हैं। my dear हम इस colleagues, पर चर्चा Pepe करेंगे Escobar और and आपको Larry वे सबसे Johnson, ताज़ा who will discuss जानकारियां this देंगे जो हमने and जुटाई provide हैं you the और जो most आपको recent कहीं updates और नहीं that मिलेंगी। we have collected अगर before आपको we हमारा launch काम anywhere पसंद else. है If तो you like कृपया what we सब्सक्राइब do, बटन please hit दबाइए, the subscribe लाइक button. बटन भी दबाइए। Please hit the like अगर आप button. चाहते हैं If you कि ये want सुरक्षा ब्रीफ हर हफ्ते these आपके security मेल बॉक्स में briefs to be पहुंचे तो delivered सबस्टैक inside पर your जाइए mailbox और every महीने week, के सिर्फ go $5 to शुल्क देकर Substack, पेड become सदस्य a paid बनिए। member तो for पेपे कृपया शुरू simply कीजिए। $5 a month. With that, Pepe, please go ahead. Okay, thank you. Thank you, Mr. Z. Thank you, Larry. I'll ठीक make a है, brief धन्यवाद। introduction. Then धन्यवाद I'll मिस्टर जी। Larry. धन्यवाद लैरी। to us, मैं संक्षेप में भूमिका theoretical रखूंगा, situation फिर लैरी को on- बोलने दूंगा। on the verge लैरी of हमें संभावित possible पूर्ण युद्ध totalitarian कगार पर खड़ी defeat अमेरिकी of स्थिति समझा सकते हैं, First, I'll start with diplomacy लेकिन पहले मैं in the कूटनीति region से side. शुरू करूंगा, I'm sure यूरेशिया many of शैली you में। have seen that मुझे for the यकीन first है time कि आप में ever, से कई लोगों ने देखा होगा कि पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रम से ये शब्द कहे, यूरेशियाई धुरी। ट्रंप ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर यूरेशिया शब्द या अवधारणा का जिक्र नहीं किया था, पहली बार था। और यूरेशियाई धुरी, तो ये 2002 की बुराई की धुरी के बाद की बात है। आप सबको याद है, उस समय इसमें ईरान, इराक और उत्तर कोरिया थे। ट्रंप जिस तरह यूरेशियाई धुरी को पेश करते हैं, उसमें ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया शामिल हैं। भले ही उन्होंने इसे शब्दों में नहीं कहा, यह बात उनके दिमाग में किसने डाली? उनके 5 सेकंड वाले ध्यान के दिमाग में। on his brain, his 5-second attention brain. Well, Larry can gives us his. खैर, लैरी हमें ट्रंप के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उस पर अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग वाली खबर दे सकते हैं। लेकिन मेरा दांव एल्ब्रिज कोल्बी पर है, वह शख्स जिसने वास्तव में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का मसौदा तैयार किया था, क्योंकि यह अमेरिका के सामने मौजूद सभी अस्तित्वगत खतरों को 2002 वाली एक्सिस ऑफ ईविल की रूपरेखा में रखने का तरीका है। यह बेहद दिलचस्प है। मैं यूरेशिया पर, धुरी पर, एक्सिस ऑफ ईविल पर और इस यूरेशियाई धुरी के बारे में उन बातों पर एक बहुत लंबा कॉलम लिखने पर विचार कर रहा हूँ जिन्हें अमेरिकी अभी नहीं समझते। कम से कम पिछले 20 साल से यही मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। अलेक्जेंडर दुगिन ने एक बहुत नहीं, उन्होंने लिखा नहीं था। उन्होंने एक बहुत विस्तृत इंटरव्यू दिया था और मैंने उसे उनके सबस्टैक पर पढ़ा। उसमें वे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नई यूरेशियाई धुरी कैसी होगी। He's trying to explain what an Eurasian axis would be. And basically, this would be the weaponized. और मूल रूप से ये ब्रिक्स का हथियारीकरण किया हुआ ढांचा होगा। लेकिन ब्रिक्स न तो ऐसा है न ऐसा बनेगा। सबसे पहले इसलिए कि ब्रिक्स मूलतः एक भू आर्थिक मंच है, और जब आप ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में जाते हैं और मसलन ब्रिक्स में रूस के नंबर 1 शेरपा से बात करते हैं, जिनसे लैरी और मुझे मॉस्को में मिलने का मौका मिला था, रयापकोव, तो वे ब्रिक्स का जिक्र कभी सैन्य गठबंधन के तौर पर नहीं करेंगे। चीनी भी इसे इस तरह नहीं देखते और रूसी भी नहीं। दुगिन का विचार है कि इसे एक सैन्यकृत गठबंधन बनना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए कोई दूसरा तंत्र बनाना होगा। लेकिन इस यूरेशियाई धुरी का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक ढांचा यह है कि यह धुरी वास्तव में भू राजनीतिक स्तर पर मौजूद है। Axis actually exists on a geopolitical level, and it's let's say. और मान लीजिए कि इसका स्वरूप किस तरह सामने आता है। यह इन चारों खिलाड़ियों के बीच के रणनीतिक रिश्तों से व्यक्त होता है। इन सभी की रणनीतिक साझेदारियां हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे किस तरह आपस में जुड़े हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस हफ्ते किर्गिज़स्तान में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में देखने को मिला। बाहर से देखना बेहद दिलचस्प था। एक बार फिर मैं शुरू से ही एससीओ को फॉलो करता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग, हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग,
शायद नहीं जानते होंगे कि एससीओ का जन्म 9/11 से 3 महीने पहले हुआ था। एससीओ की स्थापना जून 2001 में हुई थी और उस समय इसमें रूस, चीन और मध्य एशिया के 3 स्थान देश थे। इसे शंघाई 5 कहा जाता था। Central Asian stance. It was called the Shanghai Five. And at the time they were counter-terrorist. और उस समय ये एक आतंकवाद विरोधी और अलगाववाद विरोधी संगठन था। आजकल 2026 में एससीओ, जैसा कि आपने इस हफ्ते किर्गिजिस्तान में हुई बैठकों में फिर देखा, आतंकवाद विरोधी संगठन से कहीं ज्यादा एक भू राजनीतिक और भू आर्थिक संगठन है। इस हफ्ते किर्गिजिस्तान में हुई ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका बस एक उदाहरण लीजिए। अरागची वहां थे, सरगेई लावरोव वहां थे, वांग यी वहां थे और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी वहां थे। वे सिर्फ एक ही मेज पर बैठकर यूरेशिया क्षेत्र में सुरक्षा की अविभाज्यता पर चर्चा नहीं कर रहे थे, जो ट्रंप प्रशासन को शायद मंगल या शुक्र ग्रह की कोई अवधारणा लगे, बल्कि द्विपक्षीय बैठकें भी हो रही थीं। There were the bilaterals. So we have, for instance, bilaterals between. मिसाल के तौर पर अरागची और लावरोव के बीच द्विपक्षीय बैठकें हुईं और अरागची तथा वांग यी के बीच भी। और जाहिर है, अरागची ने एक बार फिर इशाक डार से मुलाकात की, हालांकि वे लगभग हर दिन संपर्क में रहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ यूरेशिया के इस एकीकरण पर ही चर्चा नहीं की, भू राजनीतिक और भू आर्थिक संदर्भों में, बल्कि इसे किसी सैन्य गठबंधन के रूप में नहीं देखा गया। रूसियों और चीनियों के मन में एससीओ को लेकर हमेशा यही बात रही है। नहीं, अगर हम ऐसा कुछ करें जिसकी व्याख्या एशियाई नाटो के रूप में हो, तो हम बेवकूफ़ी से अमेरिका को उकसाएंगे। नहीं, हम उससे कहीं ज्यादा परिष्कृत हैं। हम संगठन बनाते हैं और हमारे बैक चैनल कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। Our back channels are much more important. And when we meet like these foreign minister meetings. और जब हम मिलते हैं, जैसे एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों की ये बैठकें होती हैं, जो अब से 1 या 2 महीने बाद होंगी, तो मकसद पूरे संगठन पर चर्चा करना होता है, खासकर हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर। खासतौर पर इसलिए कि एससीओ के सदस्य के तौर पर हमारे बीच कुछ बहुत समस्याग्रस्त सदस्य हैं, जैसे भारत। भारत किर्गिजिस्तान में भी था, लेकिन इन 4 पूर्ण सदस्यों के मुकाबले भारत लगभग एक साइड शो जैसा था। उत्तर कोरिया वहां नहीं था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उत्तर कोरिया, रूस और चीन आपस में भी बहुत करीबी बातचीत करते हैं। वे रणनीतिक साझेदार हैं। और एक खास बात है जो लैरी ने मुझे कुछ मिनट पहले भेजी। वांग यी ने चीनी भूमिका के बारे में क्या कहा और पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या कहा। In terms of what's going on in West Asia. This is the Chinese way of being implicated. चीनी पाकिस्तानी ईरानी तालमेल के लिहाज से हर उस अहम मामले में बारीकी से शामिल होने का ये चीन का तरीका है, जहां साम्राज्य के पूरी तरह पटरी से उतरने से पहले कोई समाधान खोजने की कोशिश हो रही है। तो मध्यस्थता के मामले में एक तालमेल है, तेहरान, इस्लामाबाद, बीजिंग। और जाहिर है, चीनी एक ही समय में पाकिस्तानियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें इस तरह आगे बढ़ना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए, इस तरह रास्ता निकालना चाहिए। ये सचमुच ओडिसी जैसा है, स्किला और कैरिब्डिस के बीच से रास्ता निकालना। बिल्कुल, मैंने आज ओडिसी देखी और उसके इतने सारे पहलू मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं। तो वांग यी ने कहा कि चीन मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए अपने 4 सूत्रीय प्रस्ताव के मुताबिक काम करता रहेगा। इसका मूल मतलब है, बातचीत की मेज पर वापस आइए और एमओयू का सम्मान कीजिए, क्योंकि पर्दे के पीछे एमओयू में एक बड़ा खिलाड़ी चीन था। चीन लगातार पाकिस्तान के साथ समन्वय कर रहा था, ईरानियों के साथ और उनके तथा अमेरिकियों के बीच मध्यस्थता को लेकर। इसलिए वे ये वांग यी कह रहे हैं, पाकिस्तान और अन्य पक्षों की मध्यस्थता की कोशिशों का समर्थन करते हैं। तो जब वांग यी ये बात सार्वजनिक रूप से कहते हैं, तो ये बहुत बहुत अहम है। चीनी तरीका यही है, बहुत सूक्ष्म, परिष्कृत, लेकिन अपनी छाप छोड़ने वाला। तो बातचीत और वार्ताओं को जल्द फिर से शुरू करने में मदद कीजिए। यानी चीन एससीओ में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से कह रहा है,
बातचीत की मेज पर वापस आइए और उन प्रतिबद्धताओं का सम्मान कीजिए जो आपने उस एमओयू में की थी जिस पर आपने हस्ताक्षर किए थे। होर्मुज़ जलडमृमध्य से जुड़े मुद्दों का सही ढंग से समाधान कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये एमओयू में है। ये उसके प्रमुख बिंदुओं में से एक है और पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार कीजिए। तो ये जीसीसी के सभी लोगों के लिए चीन का संदेश है, क्योंकि चीन के जीसीसी के सभी सदस्य देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और चीन किसी को चुनकर नहीं चलता। जीसीसी में उसका सभी के साथ संबंध है। चीन जीसीसी के कई सदस्य देशों से ऊर्जा आयात करता है, खासकर सऊदी अरब से तेल। Especially oil from Saudi Arabia. Advanced collective security among खाड़ी देशों के बीच उन्नत सामूहिक सुरक्षा। ये चीन का ये कहने का तरीका है कि देखिए, शायद आपको अपनी सुरक्षा छतरी पर फिर से विचार करना चाहिए। और हमारे यहाँ के दोस्त, जिनके साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी है और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी नई सिल्क रोड्स के सदस्य हैं, पाकिस्तान शायद आपको दे सकता है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ठीक है, इसे उस कूटनीतिक मोर्चे के परिचय के तौर पर लें जो पूरे यूरेशिया में अहम है, यानी एससीओ। वे इस हफ्ते किर्गिज़स्तान में मिले। प्रमुख विदेश मंत्री वहाँ थे, वे आपस में बात कर रहे थे और वे सभी एक साझा निष्कर्ष पर पहुंचे। यही सबसे अहम बात है। अब लैरी हमें हाईवे टू हेल वाला परिदृश्य बताते हैं। gives us the highway to hell scenario now. Yeah. So a lot of mixed. तो अमेरिका की तरफ से बहुत मिले जुले संकेत आ रहे हैं। अगर हम इसे पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी के आधार पर देखें, पिछले 24 घंटों की नहीं, उससे पहले की, तो इस वक्त ईरान में बड़े पैमाने पर सक्रिय बमबारी हो रही होती। लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्टें थी कि हमारे पास कई पोसाइडन P-8 विमान थे। ये ऐसे विमान हैं जो दूसरे मिशनों के अलावा खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही का काम करते हैं। इनके वहां उड़ान भरने की वजह यह है कि ईरान ने कतर के अल उदैद एयरफोर्स बेस में, कुवैत के विभिन्न अमेरिकी सैन्य और आर्मी ठिकानों पर और बहरीन में 5th फ्लीट के मुख्यालय पर लगे सभी जमीन आधारित रडार उड़ा दिए हैं। वे सारे रडार अब नहीं रहे। In Bahrain at the 5th Fleet headquarters. All those radars are gone. So the United States is effectively blind. The only way to तो अमेरिका असल में अंधा है। इसकी भरपाई का एकमात्र तरीका है P-8 जैसे इन विमानों को तैनात करना। तो आपने वह गतिविधि देखी। हमने C-17 विमानों के साथ भी काफी गतिविधि देखी। ये माल ढोने वाले विमान हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल मेडिकल, आप जानते हैं, लोगों को, हताहतों को ले जाने के लिए भी होता है। इसलिए पूरी तरह संभव है कि वे कुवैत से, जॉर्डन से, अलग अलग जगहों से हताहतों को बाहर निकाल रहे हों। तो एक तरफ हमारे पास ये है, दूसरी तरफ मैं संपर्क में हूं और मैं स्रोतों के बारे में विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसे इस तरह समझिए। मैकडिल एयरफोर्स बेस में स्थित सेंट्रल कमांड मुख्यालय में ऐसी गतिविधियां चल रही होंगी। वह जगह यहां से लगभग 30 मिनट की ड्राइव पर है। 30-minute drive from where I am. And then the activity. और फिर गतिविधियां उस जगह की जिसे वे एयरफोर्स सेंट्रल कमांड यानी एफसेंट कहते हैं। सेंट्रल कमांड कुल मिलाकर ऊपर होता है और उसके तहत एयरफोर्स की एक शाखा है, एएफसेंट। पहले इसका ठिकाना अल उदैद एयरफोर्स बेस था और ये एक जगह से काम करता था जिसे कंबाइंड एयर ऑपरेशंस सेंटर कहा जाता है। सैन्य शब्दावली में इसे COC कहते हैं। खैर, COC अब अल उदैद में नहीं है, क्योंकि उस पर जमकर बमबारी हो रही थी। वे वहां लोगों को जिंदा या सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे। इसलिए अमेरिका ने अब एयरफोर्स सेंट्रल कमांड का कमांड मुख्यालय वहां से हटा लिया है और अब इसका ठिकाना साउथ कैरोलिना के शॉ एयरफोर्स बेस में है। अब अगर संयुक्त राज्य अमेरिका आज बड़े पैमाने पर हवाई अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है, तो मैकडिल एयरफोर्स बेस स्थित सेंट्रल कमांड मुख्यालय और शॉ एयरफोर्स बेस के COC के बीच भारी स्तर पर लगातार संपर्क और समन्वय होना चाहिए। मैं बस इतना बता सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। दरअसल कुछ संकेतों के आधार पर मुझे कल लगा था कि वे हमला शुरू कर देंगे, क्योंकि सभी दूतावास बंद हो रही थी। उन्होंने यहाँ से तुरंत निकल जाओ। इजरायली लोग ठिगों से टॉलरेट था कि एहतियात बरत रहे थे।
Israelis were hunkering, battening down the hatches. But then I forgot, and I failed to take this into लेकिन फिर मैं account भूल गया because और मैंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। मुझे खराब विश्लेषक होने का दोष दीजिए कि ट्रंप व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर में बोल रहे थे। खैर, वे कोई ऐसा बड़ा बमबारी अभियान शुरू करके अपने संदेश पर खुद ही पानी नहीं फेरने वाले थे जिसमें अमेरिकी हताहत हो सकते थे, इसलिए उसे टाल दिया गया। लेकिन पिछले 36 घंटों में हमने एक और चीज देखी है। बॉन्ड मार्केट के लिहाज से अमेरिकी मुद्रा मुश्किल में है। तेल बाजार बेकाबू हो गया है। अब कीमतों को नीचे दबाने के लिए बाहरी दखल की कोशिश हो रही है, लेकिन असली बात यह है कि दुनिया भर में डीजल और जेट ईंधन की कमी है और इसका कोई भी त्वरित समाधान बिल्कुल नहीं है, और इसका सोर शेयर बाजार प्री And then it's also affecting the stock market. So a combination of those. तो इन बातों का मिला जुला असर शायद ट्रंप पर पड़ रहा है। उन्हें यह समझाया जा रहा है कि उन्हें ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि अगर हम ये हमले शुरू करते हैं तो इससे ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आपको होर्मुज जलडमरूमद पर पूरा नियंत्रण मिल जाएगा और आत्मसमर्पण कर देगा। और जनरल केन, मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि वो वही बात दोहरा रहे हैं जो सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर उन्हें बता रहे हैं। वे खुलकर और बहुत जोर से उनका विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन वे बस उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ होने की वो उम्मीद कर रहे हैं वह शायद ठीक वैसा न हो। दूसरा पहलू जिस पर हमें ध्यान देना होगा वह चीन है, क्योंकि चीन वास्तव में एक दुविधा में फंसा हुआ है। लेकिन पेपे, आपने जो अभी पेश किया है, वे ईरान का बंद कर रहे हैं। अब उनकी दुविधा यही एक तरफ, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा ग्लोबल साउथ को सामान बेचने पर आधारित है, वे समझते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना ग्लोबल साउथ के लिए एक आपदा है। ये सिर्फ अमेरिका और यूरोप के लिए ही आपदा नहीं है, इसलिए वे इसे जितनी जल्दी हो सके खुलवाना चाहते हैं। अब इस हद तक इसमें कोई शक नहीं कि ईरान चीन के साथ सहयोग करने को पूरी तरह तैयार है। कोई भी जहाज जो पंजीकरण कराकर कहे कि हम ग्लोबल साउथ के देशों में जा रहे हैं और हम चीन के साथ खड़े हैं, ईरान उसे गुजरने देगा। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या अमेरिका की नाकेबंदी है, अमेरिका के हमले हैं, और उसके नतीजे में चीन तो होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाना चाहता है, लेकिन वह ईरान की सुरक्षा के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता। फिर चीन का रक्षा समझौता है या पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता, और उसे चीन का समर्थन हासिल है। लेकिन सऊदी किसी भी वजह से, और शायद सऊदी नहीं थे, शायद इजरायली थे, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा पहले सना में जो हमला हुआ उसमें अली खामेनी की अंतिम संस्कार रस्मों में शामिल हुए प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाया गया। लौटते समय उन पर हमला हुआ। यमन के अंसार अल्लाह ने जवाब दिया। उन्होंने सऊदी अरब के कुछ हवाई अड्डों पर हमला किया। ऐसा लग रहा था कि सऊदी मामले को यहीं छोड़ देंगे। फिर हूतियों ने घोषणा की कि वे बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य से होकर जाने वाले सऊदी तेल के शिपमेंट की नाकेबंदी करेंगे, जिसका मतलब मेरा ख्याल है शोक का द्वार। विलाप का द्वार। हाँ, हाँ, कितना काव्यात्मक नाम है। मुझे ये नाम बहुत पसंद है। शानदार, शानदार। तो उन्होंने ऐसा किया, और फिर कल सऊदियों ने बंदरगाह हुदैदा पर हमला करने का फैसला किया। अब सऊदी कहते हैं, लेकिन हमने बंदरगाह की किसी सुविधा को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने बस कुछ बाहरी चीजें उड़ा दी। खैर, मैं इसे तकनीकी शब्दों में कहूंगा, हौथियों को उनकी सफाई की जरा भी परवाह नहीं थी। ठीक है, हौथियों ने कहा, तुम खेलना चाहते हो तो खेलते हैं, और उन्होंने जीजान पर हमला किया। मुझे लगता उसका नाम यही है, शायद दुनिया की सबसे आधुनिक तेल रिफाइनरी, लेकिन वो वहीं है। वह सऊदी अरामको की है, और हौथियों ने उसे बुरी तरह उड़ा दी। और अनुमान है कि उसे फिर से ऑनलाइन आने में कम से कम 4 महीने लगेंगे।
यानी बहुत सारा ईंधन न तो बन पाएगा न प्रोसेस हो पाएगा। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि हूतियों ने यनबू को भी निशाना बनाया है। वहां 2 मुख्य तेल टर्मिनल हैं, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। लेकिन लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि हूती अभी रुककर संदेश दे रहे हैं। ठीक है, हमने अब तुम पर हमला कर दिया है। क्या तुम इसे जारी रखना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम जारी रखना चाहते हो तो अगला निशाना यनबू होगा। और अगर यनबू बंद हो गया तो सऊदी अरब के सामने बहुत बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो फिलहाल हम यही देख रहे हैं। मुझे अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। I'm not seeing much response yet from the Saudis, and they certainly I haven't seen any. और वे निश्चित रूप से, मैंने कोई बयान नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि मैंने सही स्रोत न पढ़े हों। मगर मुझे रियाद या जेद्दा से कोई भड़काऊ बयानबाजी आती नहीं दिख रही, कम से कम अभी तक तो नहीं। लैरी, आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो मेरी समझ से चीन शायद पर्दे के पीछे काम कर रहा है ताकि सबको शांत होने के लिए कहा जा सके, यानी अपने कोनों में वापस जाए, क्योंकि सऊदी अरब के लिए इस स्थिति से सुरक्षित निकलने और नुकसान से बचने का एकमात्र रास्ता कूटनीतिक रास्ता है और हूतियों के साथ बातचीत है। उनके लिए कोई सैन्य समाधान नहीं है। विडंबना यह है कि ईरान के में अमेरिका अभी बिल्कुल इसी स्थिति में है। जैद साहब, आज कुछ जोड़ना चाहेंगे, खासकर इस बारे में कि में से क्या पाकिस्तानियों ने सऊदियों से एक बार फिर कहा पीछा जदीबिस वो तो उनके अपने इसमें है। मैंने जो कुछ सुना है और जो कुछ जांचा है उसके आधार पर मेरा मतलब है जो कुछ हो रहा है उसकी तात्कालिकता को देखते हुए मैंने बार बार इसकी पड़ताल की है। पाकिस्तान चीन के आशीर्वाद और वास्तव में उसके निर्देश पर मध्यस्थता कर रहा है। आपने एक बात कही है और मैं उस पर जोर देना चाहता हूं। सामने पाकिस्तान का नाम है, लेकिन असल में हाथ चीन का है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, मेरा मतलब है बिल्कुल शून्य। चीन की निम्पोर, चीन के निदाक्स मैना, चीन के समैमर्स क्वेंगना। तो सऊदी अरब और सरवाक में जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में मुझे जानकारी मिली है कि पाकिस्तान अपनी पूरी क्षमता से हर संभव कोशिश कर रहा है। इसमें सऊदियों से ये कहना भी शामिल है कि हम अंसार अल्लाह के साथ आपकी लड़ाइयाँ लड़ने नहीं जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा कदम है। अब आप लोगों ने जो कुछ कहा है और जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं और पूरी तरह अनुमोदन करता हूं, उसमें मैं एक दो और बातें जोड़ना चाहूंगा। मैंने जो सुना है उसके मुताबिक तेहरान का माहौल पिछले कुछ दिनों में नाटकीय रूप से बदल गया है और बाहरी पर्यवेक्षकों, कॉरपोरेट मीडिया और बहुत से स्वतंत्र मीडिया को जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मेरी सुनी हर बात के मुताबिक दिखावे की कूटनीति है। is performative diplomacy, performative, not real substance behind it. दिखावटी, उसके पीछे कोई वास्तविक ठोस बात नहीं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि चीन इस वक्त वास्तव में यह सुझाव दे रहा है। जिन लोगों से मैंने बात की उनसे मुझे साफ संकेत मिला कि चीन चाहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मेरा मतलब है जाहिर है हम सिर्फ ट्रंप और उनके विक्षिप्त दिमाग की बात कर रहे हैं, ये समझे कि इसका कोई सैन्य समाधान नहीं है, कोई सैन्य समाधान नहीं है और उन्हें एमओयू पर वापस आना होगा, उस पर फिर से बातचीत नहीं करनी होगी। तो मिस्टर ट्रंप ने जो किया है, यानी नेपोलियन की तरह व्यवहार करना और लगातार बमबारी करते रहना, उसके नतीजे में ये एक बड़ा बदलाव है और नतीजा बिल्कुल उल्टा ही हुआ है। तो मेरी समझ यही है। लेकिन ईरान के रुख का तार्किक क्रम यही है मिस्टर जैद। वे बदले नहीं हैं, वे अपने रुख से हटे नहीं हैं। बिल्कुल वाइस। पिछली बार जब पाकिस्तानियों ने अमेरिकियों तक किसी तरह की मध्यस्थता का संदेश पहुंचाने में भूमिका निभाई थी, उसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत में तेहरान से इस्लामाबाद गए ईरानी प्रतिनिधिमंडल का संदेश यह था, हम कूटनीति की ओर वापस लौटेंगे।
लेकिन अमेरिकियों को उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा जिन पर उन्होंने एमओयू में हस्ताक्षर किए थे और जिन्हें ट्रंप ने वीटो कर दिया था। तो हम बार बार उसी बात पर लौट आते हैं। हर बार जब उसके सामने Nick Clark राइस मिनिस्टर है, वो उसे चीबरन तुझ। of him, he blows it up. Bang. Everybody knows that, and the Chinese also know that. सब लोग ये जानते हैं और चीनी भी ये जानते हैं। फिर भी चीनी इसी पर जोर दे रहे हैं, जैसा कि वांग यी ने इस हफ्ते किर्गिज़स्तान में कहा। उन्होंने जो कहा वह मूल रूप से SCO के सभी साझेदारों के लिए था, लेकिन व्यापक तौर पर पूरी दुनिया के लिए भी था। चीनी रुकिए है, MOU पर वापस जाइए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे बाहर निकला जा सकता है। कोई प्लान बी नहीं है। फिर भी अमेरिकी सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, और जाहिर है खुद ट्रंप भी सुनने को तैयार नहीं है। और हम फिर उसी माचो मैन के शोर शराबे और धमकियों पर लौट आते हैं। मैं तुम्हें चिथरे चिथरे कर दूंगा और ऐसी तमाम बातें। अब ये सिर्फ बार बार दोहराई जाने वाली बात नहीं रह गई है, बल्कि अब कोई इस पर विश्वास भी नहीं करता। इसका कोई असर नहीं है। ठीक है, वो 24 घंटे के लिए बाजारों को प्रभावित कर सकता है, तो क्या उसे और ज्यादा शोर शराबे वाली बातें करनी पड़ती हैं? और ईरानी, जो उससे भी जैसे अहम है, वे तैयार है। Even more important, they are ready. And in fact, once again, because और दरअसल एक बार फिर, क्योंकि वे समय को अपने हिसाब से चलाते हैं, उन्होंने कहा, ठीक है, तुम हम पर बमबारी करना चाहते हो। अच्छा, क्या तुम्हें जवाब पता है? तुम्हें जवाब पता है, वह पिछली बार से कहीं ज्यादा बुरा होगा। क्या तुम ये जोखिम लेना चाहते हो? क्या तुम अपनी साख और भी ज्यादा बर्बाद करना चाहते हो? और क्योंकि उसके पास कोई रणनीति नहीं है, वह पागलपन की हद तक जाता जा रहा है। यह सचमुच एक नारकीय मशीन है, एक नारकीय मशीन, और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और उसके बच निकलने का एक ही तरीका है, उसके सामने कोई ठोस तर्कसंगत फैसला रखा जाए, जिसे किसी को उस पर जोर देकर लागू करना होगा। और उसके अंदरूनी घेरे में ऐसा कोई नहीं है जो उस पर यह बात दबाव के साथ रख सके। उसकी राजनीतिक जिंदगी पर असर के बारे में, उसके चहेतों पर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, तेल बाजार पर, बॉन्ड बाजार पर, हर चीज पर। the oil market, the bonus market, everything. Let me just provide a poetic image. Please. सूदियों और यमनियों के बीच इस रिश्ते की एक काव्यात्मक तस्वीर पेश करने दीजिए। Think of हाँ, the Saudis as a big fat guy. सूदियों को एक न्यूडिस्ट कैंप में मौजूद बड़े मोटे आदमी की तरह सोचिए, जो नंगा इधर उधर दौड़ रहा है और बार बार साही को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वही यमन है। नंगे आदमी के लिए साही के साथ अच्छा नतीजा निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आप सीखते हैं, उसे अकेला छोड़ दो। और अब सूदियों को यही सीखना है। देखेंगे कि उन्होंने ये सीखा है या नहीं। लेकिन यह आप जानते हैं, मैंने दूसरे दिन इस बेतुकी बात पर लिखा था कि अमेरिका सूदियों को परमाणु बिजलीघर देने की पेशकश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले 30 सालों में, साल 2000 से पिछले 26 सालों में, अमेरिका ने कुल मिलाकर सिर्फ 2 परमाणु बिजलीघर बनाए हैं, और उनमें से एक 30 साल, मेरा मतलब है 30 साल देर से पूरा हुआ, और उस तक बजट भी बुरी तरह पार हो गया। उसी समयावधि में रूसियों ने करीब 60 पींग और चीनियों उससे भी ज्यादा। And the Chinese perhaps even more. And counting. And और ट्रंप का जो सौदा है, सूदियों ने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट के साथ कथित तौर पर यह पारस्परिक समझौता साइन करने के बाद, ट्रंप ने फिर उसमें यह जोड़ दिया कि हाँ, उन्हें अब्राहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर करने होंगे, नहीं तो उन्हें यह नहीं मिलेगा। तो मैं बैठा सोच रहा हूँ, सूदियों के साथ समस्या क्या है? वे रूसियों या चीनियों के पास जा सकते हैं। उन्हें 5 साल के भीतर आसानी से एक परमाणु बिजली संयंत्र मिल सकता है, और वह चलाने के लिए तैयार हालत में आएगा। उसके साथ परमाणु ईंधन भी आएगा। उन्हें किसी और तरह की बाधाएं पार नहीं करनी पड़ेंगी। उन्हें कांग्रेस की किसी जांच पड़ताल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि सऊदी अरब के लिए यह सचमुच बहुत अहम समय है कि वह तय करे कि आखिर वह है कौन, और वास्तव में किसके साथ किस वो है।
que o comitinho se você ia sama me roang America que sedgre no mate strength twist denver manumber ox osor. The United States is a costly, dangerous proposition. But the problem, Larry, is that लेकिन समस्या लैरी यह है कि वे सबसे पहले तो संप्रभु खिलाड़ी नहीं हैं। सबसे अहम बात नंबर 1। नंबर 2, वे हर समय अपनी गुंजाइश बचाकर चलना पसंद करते हैं। नंबर 3, सारे फैसले केंद्रीकृत हैं और MBS ही लेते हैं, और MBS हमेशा अपनी गुंजाइश बचाकर चलते हैं। उन पर बहुत दबाव है और वे अमेरिकियों से डरते हैं। तो इन सबको एक साथ रखिए, फिर कोई हैरानी नहीं कि वे चकराए हुए तिलचट्टों जैसे लगते हैं। आप जानते हैं, और उन्हें पता है कि अगर सऊदी अरब पर उनकी लोहे जैसी इच्छा शक्ति और लोहे जैसी पकड़ ढीली पड़ गई तो 100 से ज्यादा अरब कबीले हर दिशा में फट पड़ने को तैयार हैं। उन्हें सिर्फ उनकी लोहे जैसी पकड़ ने एक साथ बांध रखा है। हाउस ऑफ सूद कोई एकजुट एकरूप शासन नहीं है, इसके उलट तो ये आपस में लड़ने वाले कबीलों का एक समूह है। So this is a collection of warring tribes. If you just look at the history of Arabia, it's all अगर आप अरब के इतिहास को देखें तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो जब ये लड़ाकू कबीले देखते हैं कि संप्रभु अब संप्रभु नहीं रहा, वो तो बस एक कठपुतली है, फिर हमारे यहाँ अंदरूनी विस्फोट होगा। तो शायद हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंसार अल्लाह की यमन सशस्त्र सेनाएं, यमनी यानी असली यमन जो उत्तर पश्चिम और पश्चिम में है और अदन पहुंचने से पहले लगभग दक्षिण तक फैला हुआ है, यही असली यमन है। वे बस सऊदी अरब के विघटन की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं और इसे करने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। वे सऊदियों को बहुत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल वे पूरे अरब प्रायद्वीप को भी बहुत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो शायद आगे हम इसी तरफ जा रहे हैं। वास्तव में वे विघटन की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। they're accelerating a process of disintegration, in fact. Well, let me add a couple of additional points. खैर, मैं 2-3 और बातें जोड़ना चाहता हूँ। ये ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका के नज़रिए से है। जब ट्रंप को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वे बार बार असीम मुनीर को फ़ोन करते हैं। असीम मुनीर ट्रंप को इस मुश्किल से निकलने का एक मौका देते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, ईरान आपसे बात करने को तैयार होगा, लेकिन क्या आप MOU को तुरंत लागू करना शुरू कर सकते हैं? But can you start implementing the MOU right away? Read that. Yeah, then he backs off. And this हाँ, फिर वह पीछे हट जाता है। और पिछले हफ्ते में ये सिलसिला अब करीब 3 बार दोहराया जा चुका है। और अब पाकिस्तान में हर कोई, चीन समेत, मैं बार बार चीन की बात करता हूँ, उस मुकाम पर है जहाँ वे कहते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम इस आदमी के साथ काफ़ी खेल चुके, इसे थोड़ा दबाव महसूस करने दो। ट्रंप को लेकर ईरान, पाकिस्तान और चीन के बीच फिलहाल यही स्थिति है। इसलिए अगर अगले कुछ दिनों में कुछ नहीं होता तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मेरा मतलब है, ट्रंप की बमबारी को छोड़कर, आप जानते हैं, वो बमबारी जारी रखेगा और शायद वो बस इतना ही करेगा। और ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, बहुत बहुत तैयार। ready to retaliate. Very, very ready. Yeah, I mean, it looks like for now. हाँ, मेरा मतलब है, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने, आप जानते हैं, पीछे हटने का फैसला किया है। उन्होंने लगातार 13 दिन तक कार्रवाई की। कल 14वें दिन कुछ नहीं हुआ और ईरान ने भी अपनी तरफ से कदम पीछे खींच लिया है। मेरा मतलब है, वे अब भी कुवैत और बहरीन के ठिकानों पर भारी हमले कर रहे थे और अमेरिका ने वास्तव में उनका जवाब नहीं दिया। तो शायद हम फिर से एक ठहराव के दौर में हैं और अब तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है फिर से, क्योंकि ट्रंप के पास यहां से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। उन्हें बहुत बड़े आर्थिक दबावों और तबाहियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें होर्मुज जलडमरूमद फिर से खुलवाना होगा, और अगर वह इस हफ्ते खुल भी जाता है तब भी किसी ऐसी स्थिति तक पहुंचने में जिसे सामान्य कहा जा सके 4 से 6 महीने लगेंगे। We could have anything that we could be called normal. And if that happens, Larry, और अगर ऐसा होता है, लैरी और पेपे, अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान और चीन इसी के होने पर भरोसा कर रहे हैं, ईरान भी इसी के होने पर भरोसा कर रहा है, तो उस क्षेत्र का भू राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए पूरी तरह बदल जाएगा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव होगा। and that's going to be a tectonic shift. We are already deep into it.
This is already हम इसमें पहले ही काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये प्रक्रिया पहले से जारी है। everybody said हाँ, that कुछ महीने पहले तक सबको लगता था कि यूरेशिया का नया नक्शा यूक्रेन में चल रहे प्रॉक्सी युद्ध के नतीजे से बुनियादी तौर पर बदलना शुरू होगा। नहीं, यह पश्चिम एशिया में होगा। पुनर्गठन और सुरक्षा की अविभाज्यता की संभावना पश्चिम एशिया से शुरू होने वाले एक नए सुरक्षा समझौते का रूप लेगी। बेशक वे किर्गिज़स्तान में इस पर चर्चा कर रहे थे। आपको इसकी कोई लीक नहीं मिलती, क्योंकि एससीओ की उस बेहद अंदरूनी बैठक में वे यही बातें करते हैं, और जाहिर है उसके बारे में भी कोई लीक नहीं होती। and of course you don't have leaks about that, but obviously this is what they're discussing because this is what लेकिन जाहिर है वे इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एससीओ यही चाहता है। वे सभी पक्षों के लिए सुरक्षा की अविभाज्यता चाहते हैं, जिनमें मध्य एशियाई देश भी शामिल हैं, जो यूरेशिया के बिल्कुल बीच में उसके वास्तविक केंद्र में स्थित हैं। हमें भारत का रुख नहीं पता, क्योंकि मैंने एससीओ बैठक के बारे में भारत की ओर से एक भी शब्द नहीं देखा है। लेकिन एससीओ के मुख्य खिलाड़ी रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान यही चाहते हैं, और वे जानते हैं कि वे सुरक्षा की इस अविभाज्यता और पूरे यूरेशिया के लिए इस नए सुरक्षा समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। ये ट्रेन तो काफी पहले ही स्टेशन छोड़ चुकी है। this train has already left the station a while ago. Go ahead, please. With that, Larry and Pepe, with that, कृपया आगे बढ़िए। my point of view, इसके साथ लैरी और पेपे, मेरे नजरिए से जो सामने आएगा वह होगा चीन का दुनिया के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरना, खास तौर पर आप जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, और ईरान का एक क्षेत्रीय शक्ति केंद्र के रूप में उभरना, अमेरिकी ठिकानों का गायब होना, और श्री ट्रंप का अपमान और दुर्भाग्य से उसके नतीजे में अमेरिका का भी। Mr. Trump. मेरा मतलब है यह होने जा रहा है, ये तय बात है। बस इंतजार कीजिए कि ये अगले 90 से 120 दिनों में सामने आ जाए। Wait for this to present itself, I would say, in the next 90 to 120 days. Well, I think with maybe longer, Mr. शायद इससे भी लंबा समय लगेगा, मिस्टर जेड। For instance, this ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। मसलन यूरेशिया को एकीकृत करने की ये प्रक्रिया 2000 के दशक में शुरू हुई थी। 2010 के दशक में इसमें तेजी आई, और असली तेजी तो सिर्फ 2020 के दशक में आई है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए क्योंकि मैं पिछले लगभग 25 सालों से इसे बारीकी से देख रहा हूँ। सचमुच मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण 2030 के दशक से लेकर 2040 के दशक तक होगा। यह बहुत लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ये एक नया ऐतिहासिक चक्र है, और इन चक्रों को सुदृढ़ होने में समय लगता है। historical cycle, and these cycles they take time to consolidate, and to consolidate that will imply that the American और इसे मजबूत करने का मतलब होगा कि अमेरिकी अभिजात वर्ग को मानना पड़ेगा कि यूरेशिया में उनकी मौजूदगी अब न्यूनतम स्तर तक सिमट जाएगी। उनके लिए यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। सहमत। यह सबसे बड़ा वर्जित विषय है, और वे ये मानने के बजाय कि 1945 से चला आ रहा मुफ्त लाभ अब खत्म हो चुका है, और वह भी उस महाद्वीपीय भूभाग में जो वास्तव में मायने रखता है, सबको साथ लेकर किसी तरह का सैमसन विकल्प अपनाना पसंद करेंगे। तो ये आप जानते हैं सब कुछ है। मैकिंडर, माहन, स्पाइकमैन, ब्रेजिंस्की, हर एक की हार एक ही समय में। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। It's too much. They're not psychologically prepared for that. Well, do you want to put a तो लैरी, क्या आप इस बातचीत को यहीं खत्म करना चाहेंगे, जिसे हम दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके कारण एक आपातकालीन अपडेट के तौर पर लेकर आए हैं? what is going on in the world, Larry? Larry, yeah, go no, ahead. no, I'll just say that. What Larry, we're trying to let बोलिए। everybody know is that this हाँ नहीं, मैं बस इतना situation कहूँगा is कि हम सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्थिति अभी भी बहुत belligerent तेजी से बदल रही है। threats. लेकिन ट्रंप की जुझारू और धमकी भरी बयानबाजी के बावजूद इसके पीछे ये समझ बढ़ रही है कि उन्हें कोई निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, A route away from पूरी तरह के युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता। मार्च के पहले 3-4 हफ्तों में जैसा युद्ध हमने देखा था, 4 weeks of March. उस स्थिति में वापस लौटने का रास्ता, और लगता है कि वह प्रक्रिया शुरू हो रही है। Keep you apprised of that. हम आपको यहाँ ट्रांजिशन प्रोटोकॉल पर इसकी जानकारी देते रहेंगे। मैं सोमवार दोपहर मिस्टर जी के साथ वापस आऊँगा। फिर पेपे मंगलवार दोपहर ईस्ट कोस्ट समय के अनुसार वापस आएंगे, और हम तीनों बुधवार को होंगे।
The three of us on Wednesday. And the three of us on Wednesday. And we hope to hopefully bring you the news of और हमें उम्मीद है कि हम आपको ये खबर दे सकेंगे कि ये त्रासदी खत्म हो रही है। इसी वजह से हम जुड़े रहते हैं। भले ही वीकेंड है और हमें आराम करना चाहिए, लेकिन बुरे लोगों को आराम नहीं मिलता, तो शायद हमने अभी तक पर्याप्त पश्चाताप नहीं किया है। हमारे बहुत बहुत सहयोगी दर्शक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन भी दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रीफ आपको सीधे आपके मेल बॉक्स में मिले, तो कृपया सबस्टैक पर जाइए और महीने के $5 की बहुत छोटी फीस देकर पेड मेंबर बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को वापस आएंगे। सबका धन्यवाद। thank you very much. We will be back Monday. Thanks, everybody. धन्यवाद। Bye. So,